हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 7 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 7 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव के ही जैसे वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? तो ये बनाए जाने हैं लक्षद्वीप में। इस बार का ये जो इंडिपेंडेंस डे होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए जाएंगे इंडियन ओलंपिक टीम, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर जो कि लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में लंदन ये रहा है टॉप पर, दूसरे स्थान पर म्यूनिख और तीसरे स्थान पर रहा था सियोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में गुइडी बेलिडो ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो गुइडी बेलिडो ये भी हाल ही में पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो शायद लास्ट वीक ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरू के नए प्रेसिडेंट भी बने थे। इनका नाम क्या था? पेड्रो कैस्टिलो, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये पेरू के इतिहास में यहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले पहले किसान भी थे। तो ये बने थे प्रेसिडेंट और अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति हो गई है गुइडी बेलिडो की। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पेरू की, जो कि साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है लीमा, करेंसी है पेरुआई सोल। देखिए, पेरू की यदि हम बात करें तो इसकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ गरीबी तो पहले से ही थी और कोरोना महामारी की वजह से और इस देश की कमर ये इसने तोड़ के रख दी है। मतलब कि आर्थिक स्थिति एकदम डाउन चली गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि न्यूली अपॉइंटेड जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश को किस दिशा में लेकर के जाते हैं। खनिजों की यदि हम बात करें तो दुनिया में यदि देखा जाए तो ये जो पेरू है दुनिया में दूसरा यानी कि तांबे का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस लिहाज से ये एक समृद्ध देश है आप कह सकते हैं। लेकिन वही है ना कि अफ्रीका में भी खनिजों के भंडार तो हैं, लेकिन अफ्रीकी कंट्री कई ऐसी है जो कि आज भी गरीब है। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है, न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन यदि आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद करवाए थे। पेरू के पास आप लोगों ने याद की थी पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, जो कि इसी देश के नाम पर रखी गई है। ऐसी कोई भी जलधारा जो कि इक्वेटर की तरफ जाए वे जलधाराएं ठंडी होती है। मतलब कि ये जो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है ये होगी ठंडी जलधारा। ब्राज़ीलियन जलधारा ये होगी गर्म जलधारा, जबकि कुछ यहाँ से जाती हुई है फॉकलैंड जलधारा। इसकी भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं इक्वेटर की तरफ है, मतलब कि ये भी होगी ठंडी जलधारा। तो पेरू, फॉकलैंड ठंडी जलधारा और ब्राज़ीलियन जलधारा ये होगी गर्म जलधारा। और लास्ट 7 मंथ की ये जो करंट अफेयर की वीडियो है आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख भी ली होगी, जिसमें कि लास्ट 7 मंथ के टॉप 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखी है सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने चाइना के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है ताइवान को। अब देखिए, अमेरिका के द्वारा और भी कई कंट्रीज़ हैं जिनको हथियार का सप्लाई किया जाता है। ताइवान ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि देखिए, अमेरिका की ये हमेशा से ही आदत रही है, ये हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, या आप कह सकते हैं कि हर जगह ये कूदता है हर मैटर में। यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं ऐसे ही आप लोगों को मैप के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। मैप मैं उतने अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। और ये है यूएसए। यहाँ जो कैरिबियाई सी है, यहाँ एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम क्या है? क्यूबा। क्यूबा में भी क्या चल रहा है? यहाँ की जो सरकार है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि इस कोरोना महामारी के बीच सरकार ने अच्छे से काम नहीं किया है और यहाँ गरीबी और भूखमरी की समस्या बढ़ गई है। तो सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन के कारण सरकार ने क्या किया कि यहाँ इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी, ताकि किसी भी तरह का ऐसा वैसा मैसेज जो है यहाँ सर्कुलेट ना हो पाए। तो ऐसे में यूएसए ने क्या किया कि क्यूबा की जनता को इंटरनेट देने के लिए इसने अब क्या व्यवस्था की है कि अब बलून के ज़रिए इंटरनेट पहुंचाएगा क्यूबा में। और लून प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। मतलब कि यूएसए चाहता क्या है कि किसी भी तरह से यहाँ प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, यहाँ की जो जनता है सरकार के खिलाफ बगावत करते रहे। वैसे यदि आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना की इनकी भी नहीं बनती है,
और ताइवान ये भी किसके कब्जे में है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जो ताइवान है ये है अधिकार क्षेत्र में चाइना के। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ डरती भी है। यदि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है। हाल ही के दिनों में ये न्यूज़ निकल कर के सामने आई थी कि ये जो ताइवान है एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया, यहाँ अपना एक सेंटर खोलने जा रहा है। लेकिन ये जो सेंटर है ये ताइवान अपने नाम से खोलेगा, चाइना के नाम से नहीं। ये दुनिया को ये बताना चाहता है कि भाई हम भी तो कहीं एग्जिस्ट करते हैं, कब तक हम चाइना के नाम से अपने को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। तो इसी के तहत इसने ये जो ताइवान है अमेरिका से इसने हथियार लिए हैं। 750 मिलियन डॉलर का समझौता है दोनों ही देशों के बीच में। और ऐसा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चाइना और ताइवान के बीच में जो तनाव है ये बढ़ते जा रहा है। और हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस की ये जो महामारी आई इसके कारण चाइना और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं ये भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया था कि ये जो कोरोना की देन है ये चाइना की ही देन है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और इसी कारण ये WHO से भी एग्जिट हो गया था जब ट्रंप का यहाँ शासन था। तो ये जो चाइना ये हमेशा से ही ताइवान को बार बार आक्रमण की धमकी देते रहा है, मतलब कि अपने कब्जे में टोटली ये रखना चाहता है। ताइवान काम करे तो चाइना के जैसे, मतलब कि चाइना के अंडर ही काम करे, कुछ भी व्यापार करे तो चाइना से पूछ के करे, मतलब कि पूरी तरह से इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन ताइवान जो है इसके कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। एक तरह की आप बगावत कह सकते हैं, जिसके लिए सपोर्ट ले रहा है अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका और चाइना इन दोनों के बीच की जो खुन्नस है ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अब यदि हम बात करें ताइवान की, तो ये जो आप देख रहे हैं एशिया मैप में चाइना, यहाँ एक छोटी सी कंट्री है, ये है ताइवान। इसकी कैपिटल है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ की दोबारा से प्रेसिडेंट ये कौन बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई हैं साई इंग वेंग। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एशिया का पहला देश ये ताइवान ही है। हाल ही में रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने किस देश पर हवाई हमले शुरू किए हैं? मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में लेबनान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए थे, रॉकेट हमले किए गए थे, जिसके जवाब में जो इजराइल है इसने भी बदले में आप कह सकते हैं कि हवाई हमले से इसका जवाब दिया है। और यदि देखा जाए तो बीते 7 सालों में ऐसा पहला मौका है जब इजराइल ने लेबनान पर, जो कि इसका एक पड़ोसी देश है, मैप के थ्रू हम देखेंगे भी, यहाँ एयर स्ट्राइक की है। तो दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है ये बिगड़ते जा रहे हैं। तो लेबनान में इस सप्ताह से, यानी कि जो बीता हुआ सप्ताह है, कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि ये जो पूरी घटना है इजराइल के उत्तरी सीमा पर केंद्रित है। क्योंकि यदि देखा जाए मैप में तो ये जो लेबनान है ये इजराइल के उत्तर में ही स्थित है। मिडिल ईस्ट एशिया में आप देख सकते हैं ये है इजराइल, और इजराइल के जस्ट ऊपर में ये जो छोटी सी कंट्री है ये है लेबनान। ये दोनों ही सीमा साझा कर रहे हैं मेडिटेरियन सी से। लेबनान के भी अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। यदि आप लोगों को नाम याद होगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। लेबनान के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं नजीम मिकाती। तो आप कह सकते हैं इनके नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही यहाँ हवाई हमले शुरू किए गए हैं इसराइल के खिलाफ। लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसी बेरूत में लास्ट ईयर ही अमोनियम नाइट्रेट के कारण भीषण ब्लास्ट ये देखने को मिला था। सैकड़ों लोगों की यहाँ जान चली गई थी। करेंसी है लेबनानी पाउंड। और इसी लेबनान से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक रिवर का नाम याद करवाया था, दैट इज़ लितानी रिवर। हाल ही में यहाँ प्रदूषण के कारण लगभग 40 टन मछलियों की मौत हो गई थी, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए चर्चे में रही लितानी रिवर किस देश से संबंधित है? लेबनान से। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब ये किस नाम से दिए जाएंगे? तो ये अब दिए जाएंगे मेजर ध्यानचंद के नाम से। आप लोग जानते ही हैं भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही है, जिसकी शुरुआत 1991-92 से की गई थी। इसके पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है, मतलब कि ये विवाद पहले से चला आ रहा था कि जो राजीव गांधी जी थे भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका खेल से तो कोई संबंध नहीं था, तो इनके नाम पर ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। इसी बीच ये देखा गया है कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था जर्मनी को हरा करके। और आप कह सकते हैं कि हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के नाम पर अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये दिए जाएंगे। और इन्हीं की स्मृति में 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि नेशनल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है
नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन 1 महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड इसने बना लिया है। सवाल ये है कि ये जो हाइड्रो पावर स्टेशन है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है सतलज नदी पर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता क्या है, तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए जो ऊंचाई से गिरता पानी है, खासकर यदि देखा जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पहाड़ से बहता हुआ ये जो पानी आता है तेज़ गति से आता है, जो कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो इस तेज़ बहाव वाले पानी को टरबाइन लगा करके यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम ही होगी। तो इसी बिजली उत्पादन के मामले में, यानी कि पानी से बिजली उत्पादन के मामले में, ये जो नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है इसने सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना लिया है। टोटल इसने कितनी यूनिट बिजली पैदा की है? लगभग आप कह सकते हैं 1200 मिलियन यूनिट। तो ये तो है सतलज नदी पर। राज्य यदि पूछा जाए तो ये है हिमाचल प्रदेश पर। बाकी नदियों की यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी की ही बात है, इस साल फरवरी 2021 में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था असम से। और इसी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही देश के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज, जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि हम बात करें चिनाब नदी की, ये क्यों चर्चे में थी, तो इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये बन करके तैयार हुआ है। कावेरी नदी जल विवाद, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, इसमें जो रवि कुमार दाहिया है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है। फाइनल में ये हार गए थे रशिया के जो पहलवान है यावुर युगुएव से। तब भी भारत के लिए ये प्राउड की बात है कि इन्होंने भारत को दूसरा सिल्वर मेडल दिला दिया है। एक तो इन्होंने दिलवाया है और दूसरी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में भारत को सिल्वर दिलाया था। अब ये भारत का दूसरा सिल्वर है इस ओलंपिक में। तो रवि कुमार दाहिया इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यदि ओवरऑल हम बात करें तो भारत ने अभी तक के टोक्यो ओलंपिक में 5 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें कि 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। अच्छा, ब्रॉन्ज किन्हें किन्हें मिला है? एक तो पीवी सिंधु हो गई, एक लवलीना हो गई जो कि एक बॉक्सर है, और तीसरा किसे मिला है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही भारत की रैंकिंग की यदि हम बात करें तो इस टोक्यो ओलंपिक में जो अपना देश भारत है ये 5 ही मेडल जीता है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत 65वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन चल रहा है? जिसे नहीं चलना चाहिए, चाइना। ये चल रहा है टॉप पर 74 मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने को एप्लीकेशन में शामिल हुए हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अन्ना आप कह सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी, ये को एप्लीकेशन में शामिल हो चुके हैं। तो आप जानते ही हैं कू जिसे भारत का ट्विटर कहा जाता है, ट्विटर के ऑप्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है ये। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक बिडावाडका, ये दोनों इसके फाउंडर है और ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। तो काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने देश में तो इसका इस्तेमाल किया ही जा रहा है। एक अफ्रीकी कंट्री है जिसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया मतलब कि नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है इसने भी हाल ही में ट्विटर विवाद के कारण ट्विटर को अपने देश में बैन किया था और ये को एप्लीकेशन पर एक्टिव हो गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं, डॉक्टर धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कह सकते हैं, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। कई बार एग्जाम में इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। इसी की निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर धृति बनर्जी की। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो स्नेहलता श्रीवास्तव, ये कौन थी? तो ये लोकसभा की महासचिव थी, पहली महिला महासचिव। लेकिन अब इनके स्थान पर किनकी नियुक्ति कर दी गई है? उत्पल कुमार सिंह की। संगीता रेड्डी, ये फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन अब फिक्की के अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं? उदय शंकर। आप एक नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उज्ज्वला सिंघानिया ये कौन है? तो उज्ज्वला सिंघानिया की जो नियुक्ति है ये फिक्की FLO के रूप में की गई है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
उज्ज्वला सिंघानिया, इनकी नियुक्ति फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में की गई है। सोमा मंडल की यदि हम बात करें तो ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने आप लोगों से नहीं कहा है वीडियो शेयर करने को, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड करते रहती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि मैम वीडियो यदि पसंद आएगा तो हम बिन बोले शेयर कर देंगे। तो बताइए आप क्या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या आप शेयर नहीं करना चाहते? आप लाइक करें या ना करें, आज मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के नए MD कौन बने हैं? तो LIC के नए MD के रूप में नियुक्ति की गई है मिनी आईपे की, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन तो आप जानते ही हैं, MR कुमार है, और अब MD बन गई हैं मिनी आईपे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है? अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है विमान वाहक, इसका नाम क्या, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि ये जो पोत है ये अपने ऊपर विमान को भी रख करके जा सकता है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ऐसा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि है INS विक्रांत, जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है। और इसने अपना जो पहला ट्रायल किया था ये किया था 4 अगस्त को, मतलब कि 3 दिन पहले ही। और इसका ये जो ट्रायल था ये सफल रहा था। और ये जो INS विक्रांत है इसे 2022 में इंडियन नेवी में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। INS विक्रांत आप लोगों को याद होगा, जिसने कि 1971 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसी के नाम पर अब इस युद्ध पोत का नाम रखा जाना है। अगला क्वेश्चन है, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं संजय दुब्बी। ये जो किताब है पूरी तरह से लेपर्ड पर आधारित है, इनके जीवन पर, कैसे इनका जीवन रहता है, किस संघर्ष से ये गुजरते हैं, इन सभी पर आधारित ये किताब है, जिसका नाम रखा गया है लेपर्ड डायरीज। लिखी गई है संजय दुब्बी के द्वारा। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है टाइगर सर्वे के बारे में। टाइगर सर्वे ये तो हुआ ही था, जिसमें कि ये बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम लेपर्ड की बात करें यानी कि तेंदुए की, तो भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए ये भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की, तो रीमा आहूजा के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स, जिसमें कि महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। अरुंधति रॉय की एक प्रसिद्ध किताब है आज़ादी, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसकी भी राइटर है अरुंधति रॉय ही। इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बात करें अभिनेता अनुपम खेर की, तो हाल ही के दिनों में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, किताब का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। फिर अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही जो अमेरिका है, इसने, आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान पर बैक टू बैक 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ये पहली घटना तो है 6 अगस्त 1945 की, जापान के हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा जो पहला परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय। जबकि इसके 3 दिन बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से इस पर हमला किया, और नागासाकी, जापान के नागासाकी में इसने दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था फैट मैन। और उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसे समाप्त करने के मकसद से ये परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि जो परमाणु हथियार होते हैं इनके खतरे के बारे में, मतलब कि एक तरह की अवेयरनेस और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था ब्रॉन्ज मेडल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।